dear student. In this video lecture we are going to discuss mitosis modulator. बहुत सारे केमिकल कंपाउंड ऐसे होते हैं जो माइटोसिस की प्रोसेस को या तो बढ़ा देते हैं या उसको इनहिबिट कर देते हैं। तो ऐसे कंपाउंड को हम माइटोसिस मॉड्यूलेटर कहते हैं। तो इनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम। पहली कैटेगरी है माइटोजेंस और दूसरी कैटेगरी है माइटोटिक पॉइजन्स। तो माइटोजन में जो है वो कंपाउंड आते हैं जो माइटोसिस की रेट को बढ़ा देते हैं। तो वो सब्सटेंसेस सब्सटेंसेस इंड्यूस माइटोसिस। तो वो कंपाउंड जो माइटोसिस को इंड्यूस करें उनको हम किस कैटेगरी में डालेंगे? उनको हम माइटोजन में डालेंगे। पहली चीज़ तो ये। अब वैसे कौन कौन से कंपाउंड हैं तो इनमें बहुत ज़्यादा डिटेल हमें नहीं पढ़ना है, बस हमें कुछ नाम याद रखने हैं। जैसे एक तो प्लांट हार्मोन है ऑक्जिन। ऑक्जिन जो है वो इस कैटेगरी में आता है। साइटोकाइनिन जो प्लांट हार्मोन है, क्योंकि ये साइटोकाइनेसिस नाम से ही क्लियर है, ये भी सेल डिवीजन को बढ़ाता है, तो इसलिए माइटोजेंस में आता है। फिर जिब्रेलिन जो है वो भी जो है इसी कैटेगरी में आता है। ठीक है। जिब्रेलिन के अलावा एक और कंपाउंड एनिमल हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन, उसका नाम है इंसुलिन। और ये इंसुलिन जो है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है। तो माइटोजेंस में हमने वो कंपाउंड देखे जो माइटोसिस को इंड्यूस करते हैं। नाम से क्लियर है माइटोटिक पॉइजन दूसरी तरफ कि भाई जो माइटोसिस को इनहिबिट करें, राइट। तो ये वो कंपाउंड हैं जो इनहिबिट करते हैं, इनहिबिट माइटोसिस। पहली चीज़ तो ये आ गई। अब इसमें कौन कौन से कंपाउंड हैं? ठीक है। तो इनहिबिट माइटोसिस जो है वो माइटोटिक पॉइजन्स की प्रॉपर्टी है। ये जो कंपाउंड हैं ये जो है बहुत सारे इसमें आप कैटेगरी पढ़ेंगे। जैसे इसमें पहला जो कंपाउंड आएगा, एग्जांपल्स में हम यहाँ 4-5 कंपाउंड हैं जिनको हम अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो यहाँ पर पहली जो कैटेगरी यहाँ आपके सामने आती है वो है राइबोन्यूक्लिएज। जैसा पहला ही कंपाउंड यहाँ जो आया है वो है राइबोन्यूक्लिएज। ये जो राइबोन्यूक्लिएज होता है ये एक एंजाइम है। ठीक है। तो राइबोन्यूक्लिएज जो एंजाइम है ये एक माइटोटिक पॉइजन की तरह काम करता है। और ये प्रोफेज जो फेज होती है माइटोसिस की, उस प्रोफेज फेज में ये मेनली इनहिबिट करता है। प्रोफेज फेज मेनली इनहिबिट। तो अगर कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाए कि वही जो राइबोन्यूक्लिएज है ये कौन सी फेज में इनहिबिट करता है, तो आपका आंसर क्या होगा? प्रोफेज। ठीक है। अच्छा, ये अकेला ऐसा कंपाउंड नहीं है जो प्रोफेज में जो है इनहिबिट कर रहा है। इसके अलावा दो कंपाउंड और हैं जो प्रोफेज में इनहिबिट करते हैं। पहला है एजाइड एंड साइनाइड। ठीक है। साइनाइड एक पॉइजन भी है और जो है ये एक माइटोटिक पॉइजन भी आता है। तो ये ऑल्सो इनहिबिट इन प्रोफेज। ठीक है। ऑल्सो इनहिबिट इन प्रोफेज फेज। तो ये कंपाउंड जो है ये भी प्रोफेज फेज में ही इनहिबिट करते हैं। ये यहाँ पे देखा गया है। ठीक है। तो एजाइड और साइनाइड। अच्छा, यहाँ पे एजाइड और साइनाइड और जो राइबोन्यूक्लिएज है इनका जो मोड ऑफ एक्शन फेज है वो प्रोफेज है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है एक कंपाउंड है मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड जो गैस है ये भी यहाँ इसी क्लास में आएगी। मस्टर्ड गैस जो है, अब इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, इसका जो फेज है कि ये किस सेल डिवीजन की फेज में ये एक्टिव होती है, ये तो बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं है। लेकिन इसका मोड ऑफ एक्शन जो है वो किस तरीके से वो कर रही है ये देखा गया है कि ये जो है क्रोमोसोम का फ्रेगमेंटेशन कर देती है, कॉज फ्रेगमेंटेशन। तो जब क्रोमोसोम फ्रेगमेंट हो जाएंगे, क्रोमोसोम छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूट जाएंगे एंड एग्लूटिनेशन, क्लम्पिंग कर देती है उनकी। ठीक है। एग्लूटिनेशन कहते हैं, जैसे एग्लूटिनेशन ऑफ क्रोमोसोम। देखिए इसको समझिए।
क्रोमोसोम जब छोटे छोटे या तो फ्रेगमेंट में टूट जाएं या फिर वो एक गुच्छा बना लें, सही से वो डिवाइड ही नहीं हो पाएंगे, तो फिर सेल जो है वो आगे डिवीजन को प्रोसीड नहीं करती है। मस्टर्ड गैस में इसी तरीके का मोड ऑफ एक्शन देखा गया है कि वो क्रोमोसोम के फ्रेगमेंटेशन और एग्लूटिनेशन को प्रमोट करता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो है एक कंपाउंड और आता है माइटोटिक पॉइजन्स में मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ। तो इस कंपाउंड का नाम है कैलोन्स। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कैलोन। ये माइटोटिक पॉइजन्स में आएंगे। कैलोन क्या होता है, ये स्मॉल पेप्टाइड होते हैं। कैलोन जो है इसको अगर हम देखें तो स्मॉल पेप्टाइड नेचर के होते हैं, और स्मॉल या तो बुक्स में आपको ये स्मॉल पेप्टाइड मिलेगा या ग्लाइकोप्रोटीन भी आपको मिल सकता है। ठीक है, या फिर ग्लाइकोप्रोटीन, ये इनकी नेचर होती है। ठीक है, ये क्या करते हैं, कुछ जो टिश्यू होते हैं उनके द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं, सीक्रेटेड बाय सम टिश्यू। और ये इनमें जिन टिश्यू से ये सीक्रेट किए जाते हैं उन्हीं टिश्यू पे ये काम करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाय सम टिश्यू एंड एक्ट ऑन दोज ओनली, एक्ट ऑन द सेम टिश्यू। ये इनका मेन कैरेक्टर है कि भाई ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये जिनसे सीक्रेट हो रही हैं ये उन्हीं पे काम कर रही हैं, और ये करती क्या है, ये माइटोसिस को ब्लॉक कर देती हैं उसी टिश्यू में जहाँ से सीक्रेट हो रही हैं, इनहिबिट माइटोसिस। ठीक है, तो ये इनका काम है। अब कैलॉन्स जो है वो क्यों बनाई जाती हैं, क्या है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इसमें बस इतना आपको ध्यान रखना है कि ये कुछ स्मॉल पेप्टाइड या ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के होते हैं। ये कुछ एनिमल टिश्यू के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं, और ये खास बात ये है कि जिस टिश्यू के द्वारा ये सीक्रेट किए जाते हैं उसी टिश्यू पे ये एक्ट करते हैं और माइटोसिस को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, कुछ एल्केलॉइड्स भी होते हैं, राइट। जो एल्केलॉइड्स हैं ये भी माइटोसिस को ब्लॉक कर देते हैं। अब इस एल्केलॉइड में एक मेन जो एल्केलॉइड है कॉल्चिसिन, इसका नाम बहुत ज़्यादा आता है। कॉल्चिसिन एल्केलॉइड जो होता है ये ब्लॉक कर देता है। तो कॉल्चिसिन एल्केलॉइड इन ब्लॉक या इनहिबिट माइटोसिस। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि कॉल्चिसिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट केमिकल एल्केलॉइड है। कॉल्चिसिन क्या करता है, एक प्लांट होता है कॉल्चिकम ऑटमनेल, उस प्लांट का क्या नाम है, कॉल्चिकम ऑटमनेल। ठीक है, तो इस कॉल्चिकम ऑटमनेल प्लांट में कॉर्न एक जो अंडरग्राउंड वो है प्लांट पार्ट, वहाँ से इस एल्कलॉइड को आइसोलेट किया जाता है। ठीक है, तो जो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस आप पढ़ते हो, राइट, तो वहाँ से इसको आइसोलेट किया जाता है राइट, कॉर्न। उसके अलावा जो कॉल्चिसिन है ये करता क्या है, कॉल्चिसिन जो है ये हमारा जो पॉलीमराइज, जैसे हमारा जब माइटोसिस होता है तो माइटोसिस में क्या करता है, पहले तो ये कि एक्ट इन मेटाफेज फेज। पहली चीज़ तो ये कि ये माइटोसिस की कौन सी फेज में एक्ट कर रहा है, मेटाफेज फेज में, ये ध्यान रखो। अब मेटाफेज फेज में ये करता क्या है, ये स्पिंडल फाइबर नहीं बनने देता, इनहिबिट पॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, या फिर डज नॉट अलाउ स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। तो जब स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होगा ही नहीं तो वो क्रोमोसोम अलग कैसे होंगे, तो इसीलिए स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन को ये ब्लॉक कर देता है। और स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन के ब्लॉक के कारण, अच्छा कई बार बुक्स में स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन ब्लॉक इस तरीके से नहीं लिखा होता, कई बार वहाँ पे ना इस तरीके से टर्मिनोलॉजी लिख देते हैं, इनहिबिट। बात एक ही है, दोनों ही आपको ध्यान रखना है, इनहिबिट पॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, इनहिबिट पॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। क्योंकि देखिए ऐसा क्यों लिख दिए देती हैं बहुत सारी बुक्स,
क्योंकि जो स्पिंडल फाइबर है वो माइक्रोट्यूब्यूल के बने होते हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल जब पॉलीमराइज होंगे एक दूसरे से जुड़ेंगे तभी तो स्पिंडल फाइबर बनेंगे। तो कई बार इस तरीके से भी लिख देते हैं। तो आपको कॉल्चिसिन में ये दोनों ही स्टेटमेंट याद रखने हैं। अब जब वहाँ पे स्पिंडल फाइबर नहीं बनेंगे तो वहाँ पे मेटाफेज फेज तक क्रोमोसोम क्रोमेटिड तो बन चुके हैं, इसीलिए फाइनली वहाँ पॉलीप्लॉइडी कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो कॉल्चिसिन के यूज से कौन सी सिचुएशन डेवलप हो जाएगी? पॉलीप्लॉइडी। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पॉलीप्लॉइडी कंडीशन डेवलप। और आजकल क्या क्वेश्चन घुमा के पूछता है, वो क्या करेगा कि वो पूछेगा कि भाई जो कॉल्चिकम ऑटमनेल है वो पॉलीप्लॉइडी कंडीशन पैदा कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, वो इसको पूछ लेगा। भाई वहाँ पे स्पिंडल फाइबर नहीं बन रहे या पॉलीमराइजेशन नहीं हो रहा, तो इस तरीके से। और कॉल्चिसिन का प्लांट बायोटेक में बहुत ज़्यादा यूज है, क्योंकि पॉलीप्लॉइडी प्लांट हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में। तो कॉल्चिसिन से पॉलीप्लॉइडी कंडीशन प्लांट में पैदा की जाती है, जिससे कैरेक्टर इंप्रूव होते हैं। क्योंकि प्लांट में जब हम पॉलीप्लॉइडी पढ़ेंगे प्लांट बायोटेक में, वहाँ इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और माइटोटिक पॉइजन है और बहुत ज़्यादा वो कॉमन है, आप सब उसको जानते हैं, उसका नाम है एक्सरे, राइट। एक्सरे है, राइट। और इसमें और ऐसा नहीं है एक्सरे ही है, और भी फिजिकल रेज आती हैं इसमें, जैसे बीटा रे, गामा रे, ये सब इस कैटेगरी में आती हैं। तो ये क्या करती हैं, ये भी जो है माइटोसिस को ब्लॉक करती हैं, और ऐसा माना जाता है कि ये रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रोमोसोम ब्रेकेज। तो जब आप वहाँ पे एक्सरे डालते हो सेल पे, तो क्रोमोसोम का ब्रेक हो जाता है, जो क्रोमोसोम है वो ब्रेक हो जाएगा। तो जब क्रोमोसोम ब्रेक हो गया तो सेल जो है वो माइटोसिस को ब्लॉक कर देती है। इसीलिए प्रेग्नेंट लेडीज में या बहुत ज़्यादा जो बच्चा छोटा होता है वहाँ पे हम एक्सरे, इसका जो स्कैनिंग होता है डिफरेंट डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में, वहाँ इसको बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं किया जाता है, क्योंकि इससे क्रोमोसोम ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो एक्सरे इसमें आ जाता है, ठीक है। तो ये कुछ माइटोटिक और ये माइटोजेंस और कुछ पॉइजन्स थे। तो ये सब आपको यहाँ पे याद रखना है, और इससे ज़्यादा बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, राइट। इसके अलावा अच्छा एक और यहाँ पे है, याद आया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये भी माइटोटिक पॉइजन के रूप में काम आती है, और इसको हम CO इस तरीके से लिख देते हैं, CO। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, जो है ये क्रैब साइकिल को ब्लॉक मतलब इनहिबिट करती है। मतलब ऐसा माना जाता है कि ये इनहिबिट क्रैब साइकिल, और जब इनहिबिट क्रैब साइकिल, ये क्रैब साइकिल को इनहिबिट करेगी, तो क्रैब साइकिल जो है वो एनर्जी पैदा करवा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कंपाउंड ऐसे बनते हैं जो आगे ETS में जाके एनर्जी पैदा करेंगे। तो जब क्रैब साइकिल इनहिबिट हो जाएगी तो नो ATP। तो जब ATP ही नहीं है तो बिना एनर्जी के सेल डिवीजन नहीं होगा, इसीलिए फाइनली कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण भी सेल डिवीजन या माइटोसिस ब्लॉक हो जाता है। तो ये इसका मोड ऑफ एक्शन है, ठीक है। तो ब्रॉडली जो केमिकल कंपाउंड हैं जो माइटोसिस को अफेक्ट करते हैं वो यही सारे केमिकल कंपाउंड हैं। कंपटीशन में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से पूछा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ माइटोजन और माइटोटिक पॉइजन्स आपके क्लियर हुए।